Hello, welcome student. Today we will understand next point from this chapter, the nationalist movement second. सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। देखिए, महात्मा गांधी ने इंडिया के अंदर 3 मूवमेंट स्टार्ट किए थे। वैसे तो कई थे बट इसके लिए 3 ही इसके मेन मूवमेंट थे। फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सेकंड सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट और थर्ड क्वाइट इंडिया मूवमेंट। तो अब हम सेकंड इसका जो मूवमेंट था सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट उसके बारे में स्टडी करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने स्टडी की थी लाहौर सेशन, और लाहौर सेशन ऑर्गेनाइज्ड बाय द पंडित जवाहरलाल नेहरू। They demanded 11 demand to British East India Company, and Lord Irwin was the Governor General of India. Lord Irwin refused their demand. After that, Indians public started a civil disobedient movement. अब उन्होंने जब वो 11 डिमांड को रिफ्यूज कर दिया तो सिविल डिसोबीडिएंट के लिए प्लान किया था। महात्मा गांधी ने सिविल डिसोबीडिएंट के लिए प्लान करने के लिए दांडी मार्च किया। दांडी मार्च क्या है? दांडी मार्च फ्रॉम साबरमती आश्रम मोमेंट या मार्च पास्ट टू दांडी। यहाँ से साबरमती जो गुजरात में पड़ता है, यहाँ से ये साबरमती आश्रम है, साबरमती आश्रम से और उन्होंने यहाँ मार्च पास्ट किया, पैदल चल करके गए। उस टाइम पे यहाँ गुजरात में दांडी नामक जगह पे चलकर उसने साल्ट बनाया था। हमारे लिए इंडिया के लिए साल्ट तैयार करना और उसके बाद में उसको टैक्स पे करना होता था अगर वो परचेज करता है तो। और साल्ट हमारी किचन की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए ये हमारे इंडियन से सिस्टम का अपोज कर रहे थे। उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसी का अपोज करते हुए उसने साल्ट लॉ को तोड़ दिया, ब्रेक डाउन कर दिया। कब? दांडी मार्च करके, जिसमें उन्होंने सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट स्टार्ट किया। इस टाइम पे उन्होंने जो मार्च पास्ट किया था वो 12 मार्च को स्टार्ट किया था, 12 मार्च 1930 को स्टार्ट करके, और उसमें 78 वॉलंटियर के साथ उन्होंने मार्च पास्ट किया। इसके अंदर वो अप्रैल 6 अप्रैल को 24 डेज की पैदल यात्रा चल करके साबरमती से और दांडी जगह पे पहुंचने के लिए उसने 24 डेज लगे, और वहां पे जाकर के उसने साल्ट बना करके साल्ट लॉ को तोड़ा। साल्ट जो लॉ था उन्होंने, यानी कि उसको बनाना हमारे इंडियंस के लिए इलीगल था, उसी को उसने ब्रेक डाउन करके सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट स्टार्ट किया था महात्मा गांधी ने। इसके अंदर जो सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, उन दोनों में डिफरेंसेस ये है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में तो वोमेन्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, बट सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट में इंडिया की मूवमेंट इसने वोमेन्स ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। उससे पहले महात्मा गांधी इसको वोमेन्स का पार्टिसिपेशन नहीं चाहिए होता था, यानी कि उसको नहीं, ये इस बात के लिए कोई लगाव नहीं था कि इंडिया की वोमेन है वो यहाँ पे पार्टिसिपेट करे, क्योंकि वो घर में जो हाउस वाइफ के रूप में काम करती है, वो अपने बच्चों को संभालने के, केयर टेकर करने के लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी वहीं पे होती है। तो उसने साल्ट लॉ को तोड़ करके, नमक बना करके, नमक कानून को तोड़ करके उसने मार्च पास्ट करते हुए सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट को स्टार्ट किया। इसके अंदर जो सरोजिनी नायडू, जो हमारे यूपी की बाद में ये गवर्नर हुई है, सरोजिनी नायडू, उसने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था, यानी कि ये वोमेन थी, तो इसी से हमें इंडिकेट होता है कि वोमेन ने इसमें पार्टिसिपेट किया। ओके, उसके जस्ट बाद इसके साथ में जब दांडी मार्च करने के बाद सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट स्टार्ट हुआ, तो उस टाइम नॉर्थ वेस्ट इंडिया के अंदर, नॉर्थ वेस्ट इंडिया डायरेक्शन के अंदर खान बहादुर गफ्फार खान अब्दुल गफ्फार खान, जो फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है, उसने यहाँ इंडिया के अंदर जो मूवमेंट स्टार्ट किया था उसको नाम दिया है खुदाई खिदमतकार। इसका जो मूवमेंट था नॉन वायलेंट मूवमेंट, उसका नाम क्या था? ओके, फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? खान बहादुर गफ्फार खान। इसको
फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। ये काफी टाइम एग्जाम में पूछा जाता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आगे कहीं नहीं मिलेगा आपको पढ़ने के लिए। इट्स ओके, ये सारे चैप्टर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट पे आगे क्या होता है बेटा वो सुनिए। इसमें अलग अलग इंडिया के हर डायरेक्शन में इस मूवमेंट का लोगों ने सपोर्ट किया और वो अपने अपने ढंग से इसका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अपोज करते हुए दिखाई दे रहे थे। जब महात्मा गांधी ने दांडी मार्च से मूवमेंट स्टार्ट कर दिया, यानी कि सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट स्टार्ट कर दिया, तो लंदन के अंदर उन्होंने एक मीटिंग बुलाने के लिए प्रयास किया, जिसमें फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस उसका नाम दिया गया, यानी कि लंदन के अंदर एक मीटिंग बुलाई, उस टेबल के पास में बैठ करके उसमें अपना सॉल्यूशन निकालने के लिए कांग्रेस के लीडर को इनवाइट किया, बट कांग्रेस लीडर डिड नॉट पार्टिसिपेट इन दिस मीटिंग, इन दिस कॉन्फ्रेंस। दूसरे जो हमारे इंडिया के लोग थे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सपोर्टर थे, उन्होंने इसमें लंदन में फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया। इट्स ओके। अब उनको पता था कि जब तक कांग्रेस के लीडर इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे वो अपने टारगेट को पूरा नहीं कर पाएंगे। इट मीन्स वहां जो पॉलिसी इंपोज करेंगे उसमें कोई भी रिजल्ट जो निकलेगा वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता है। उसका केवल और केवल उस टाइम पे ये डिस्कस करने का था कि साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट है उसके ऊपर डिस्कस करने के लिए इन्होंने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, और महात्मा गांधी ने इसको सपोर्ट नहीं किया था, महात्मा गांधी ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। उसके बाद में उस टाइम पे हमारे पास जो गवर्नर था वो लॉर्ड इरविन था। लॉर्ड इरविन और गांधी के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ जो गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जाना जाता है। ये 1930 के अंदर 1931 के अंदर ये एक पैक्ट हुआ जो काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार कंपटीशन में पूछा जाता है। गांधी और इरविन के बीच जो एग्रीमेंट हुआ था उसको गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जाना जाता है। अब ये जो एग्रीमेंट हो गया था तो उसके बाद में इसको इनवाइट किया गया सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए। कराची के अंदर सेशन बुलाया गया। कराची क्योंकि कांग्रेस हर बार अलग अलग जगह पे सेशन बुला रही थी, तो कराची जो कि आज ये पाकिस्तान में है, हमारे पास जो ये बंदरगाह है और बंदरगाह है कांडला बंदरगाह है, तो इसमें कांडला बंदरगाह जो हमारे इंडिया में है इसके साथ में लगती हुई दूसरी बंदरगाह कराची बंदरगाह। तो यहाँ पाकिस्तान के अंदर कराची जो सी पोर्ट है उस जगह पे उन्होंने एक मीटिंग बुलाई थी जो कराची सेशन 1931 के अंदर उसको बुलाया गया। और उसके अंदर क्या किया गया, जो गांधी और इरविन के बीच में जो समझौता हुआ था उस समझौते को अप्रूवल किया गया। अप्रूवल किया गया था, यानी कि उस टाइम पे उस पर डिस्कशन करने के बाद उस पर फाइनल मोहर लगा दी थी। और उसके बाद में जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनके ऊपर सपोर्ट रिसोल्यूशन करके इंडियंस को फंडामेंटल राइट्स के लिए कुछ अलाउ कर दिया गया था, उनको अधिकार दे दिया गया था। इस प्रकार से उसके अंदर उसमें मीटिंग में यानी कि सेशन में डिस्कशन हुआ और उसके बाद में सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाया गया। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर 1931 के अंदर हमारे इंडियन से जो कांग्रेस के लीडर थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और पार्टिसिपेट करने के बाद जो उससे पहले गांधी और इरविन में जो पैक्ट पास हुआ था उस पैक्ट में ये एग्रीमेंट हुआ था कि हमारे जो प्रिजनर हैं उसको रिलीज कर दीजिए, उसको छोड़ दीजिए। और उस टाइम पे गांधी ने ये कमिटमेंट किया था कि हमारे इंडिया आप लोगों ने जो सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट स्टार्ट कर रखा है उसको आप बंद कर दीजिए, विड्रॉ कर दीजिए। महात्मा गांधी ने इसको बंद कर दिया, बट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे प्रिजनर को वहां उनको जेल से नहीं छोड़ा
उसके नेक्स्ट बात जब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है तो उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकला, और विदाउट सॉल्यूशन महात्मा गांधी ने वापस आकर के इंडिया में लंदन में ऑर्गेनाइज किया गया था। ये तीन ने कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और तीनों कॉन्फ्रेंस को लंदन में ऑर्गेनाइज किया था। आफ्टर कमिंग टू द लंदन, महात्मा गांधी स्टार्टेड टू सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट अगेन, बट वो 1932 को जब सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट स्टार्ट किया उसमें कोई भी लोगों में क्रेज नहीं था, और 1934 तक आते आते वो दोबारा से फिर क्लोज हो गया, अपने आप ही बंद हो गया। उसके बाद में आगे क्या होता है वो देखिए। महात्मा गांधी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का हर पॉइंट्स पे जब अपोज कर रहा था तो उसको अरेस्ट कर लिया गया, और पूना का है वो देखिए अभी, ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में ये मुंबई है, मुंबई से आगे यहाँ पे पूना है, तो पूना में उसको जेल में डाल रखा था। उस टाइम पे 1932 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे इंडियंस के लिए एक कम्युनल अवार्ड पास कर दिया। इस कम्युनल अवार्ड के लिए उन्होंने सेपरेट इलेक्ट्रोड सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर दिया, यानी कि यहाँ पे जो हमारे पास लोअर कास्ट के लोग हैं उसके लिए अलग से इलेक्शन लड़ने के लिए रिजर्वेशन एरिया दे दिया। महात्मा गांधी अपोज दिसे अवार्ड्स, कम्युनल अवार्ड्स, और उसके बाद में ये जो डिमांड करने वाला था लोअर कास्ट का जो मसीहा था, जो लीडर था, वो BR अम्बेडकर था। BR अम्बेडकर ने इसको लोअर कास्ट के लोगों के लिए अलग से डिमांड की थी, इलेक्टोरल सिस्टम के लिए, चुनाव करने के लिए अलग से निर्वाचित क्षेत्र के लिए। तो महात्मा गांधी ने इसका अपोज किया, और महात्मा गांधी ने ये फास्ट कर लिया मृत्यु तक कि मैं मर जाऊंगा तब तक मैं ये कम्युनल अवार्ड को नहीं मानूंगा। महात्मा गांधी जब आमरण अनशन पे बैठ गए तो भीमराव अंबेडकर महात्मा गांधी के पास मिलने के लिए पूना गए, और इसके बाद में इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ जो पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। पूना पैक्ट किस किस के बीच हुआ था? महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर। ये हुआ था 1932 में, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इट्स ओके। उसके नेक्स्ट बार थर्ड गोलमेज सम्मेलन का फिर थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फिर बुलाई गई, लेकिन उसमें इंडियंस ने किसी ने भी पार्टिसिपेट नहीं किया, उसका भी कोई सॉल्यूशन नहीं निकल पाया। इट्स ओके।